23 साल का लड़का था और वो क्या कर रहा था, वो एक चैनल क्रिएट कर रखा था उसने कि बीच में मीडिएटर था। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ड्रग्स डीलर हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट करके डार्क वेब पे वो सेल करता था। कॉन्टेक्ट होती है तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहा है, तो इनकी एक फोरेंसिक वैन होती है जो वहाँ पे से निकलती है, तो वो ये डिटेक्ट कर लेती है एक वाईफाई से 50 लोग कैसे कनेक्ट हैं, या एक वाईफाई पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक कैसे है। फॉर एग्जांपल 12-1 बजे तो यार ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद हो चुकी। फिर वो क्या करते हैं, वो उसको रेक्टिफाई करते हैं, वो चेक करते हैं वो कॉल सेंटर जो चल रहा होता है। तो कहने का मतलब है, अगर डार्क वेब पे जितने लोग भी हैं, अगर पुलिस ने सोचा कि इनको पकड़ना है, तो इंटरपोल और यूरोपोल की मदद से एक-एक जो अड्डे हैं उनका पता लगाया जा सकता है। सर अब बात करते हैं हम डार्क वेब और हैकिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो बताओ डार्क वेब है क्या? ओके, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डार्क वेब से पहले हम जानते हैं सरफेस वेब क्या है। अच्छा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आप हाँ, बताइए। तो सरफेस वेब क्या होता है, जो हम इंटरनेट को रियली यूज़ करते हैं। जैसे हम गूगल यूज़ करते हैं डेली, बिंग यूज़ करते हैं, हम विकिपीडिया यूज़ करते हैं, हम एनसाइक्लोपीडिया यूज़ करते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो दैट आर द सरफेस वेब ओके। जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। और जो डार्क वेब है वो क्या है कि वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर आप डार्क वेब को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए प्रॉपर एक एप्लीकेशन, प्रॉपर एक चैनल है जिसको फॉलो करके हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये इतना ज़्यादा क्यों वायरल हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। राइट। क्योंकि डार्क वेब क्या है, डार्क वेब पे वो चीज़ें मिलती हैं जो इलीगल्स होती हैं। ओके सर, एक मिनट रुकना, यस। आप ऐसे ही बैठे रहना। मुझे लगता है ये नहीं परफेक्ट है। मुझे लग रहा था कि शायद वो उसमें दिखेगा नहीं। यस, अच्छा, बताइए सर। हम्म, तो जो चीज़ इल्लीगल होती है हम्म, वो डार्क वेब पे मिलती है। बट क्या, अगर स्टूडेंट हैं हम और मुझे कुछ सर्च करना है, तो हमें रिसर्च पेपर भी डार्क वेब से मिल सकता है, हमें कुछ वाइट पेपर्स भी डार्क वेब से मिल सकते हैं, हमें केस स्टडी भी मिल सकती है। तो अच्छे पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। और डार्क वेब पे क्या होता है, एक डार्क वेब होता है, एक डीप वेब होता है, वो भी उसका डेंजरस पार्ट होता है। उस पे आपको इल्लीगल आर्म्स मिलते हैं, हथियार, आपको इल्लीगल ड्रग्स मिलते हैं वहाँ पे। इवन आप ये भी साइन कर सकते हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी को आपको किल करना है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी वहाँ पे साइन होते हैं। अरे बाप रे। आपको किसी का डेटाबेस चाहिए, किसी ऐसी एजेंसी का, जैसे सपोज मैंने कोई कंपनी ओपन की, मेरे पास कस्टमर नहीं है, मेरे पास एम्प्लॉय नहीं है, मेरे पास डेटाबेस नहीं है, तो आप पर्टिकुलर डेटाबेस भी ले सकते हो उस पर्टिकुलर कंपनी का, एकेडमिक हो चाहे मेडिकल हो, किसी चीज़ का भी। और आपको वहाँ पे इवन फर्जी पासपोर्ट्स भी मिल जाते हैं। आपके पास अभी पूरे करियर में कोई डार्क वेब का कोई केस आया आपका? यस, हमारे पास केस आया था। मैंने जो अपनी दिल्ली क्राइम ब्रांच को असिस्ट किया था इसमें, उनको असिस्ट करके हमने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जो सिर्फ 23 साल का लड़का था। और वो क्या कर रहा था, वो एक चैनल क्रिएट कर रखा था उसने कि बीच में मीडिएटर था। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ड्रग्स डीलर हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट करके डार्क वेब पे वो सेल करता था। तो उसका एक प्लेटफॉर्म था, जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म था इनक्रिप्टेड, जहाँ पे उनकी चैट्स चलती थी। वो पकड़ा किस वजह से गया, उसका भी एक रीज़न है। वो डार्क वेब से हट के सर्विस वेब पे आ गया। तो सरफेस वेब पे जैसे ही आया, तो जितनी गवर्नमेंट एजेंसी होती है उनके पास पावर होती है, और डार्क वेब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास यूएसए की पावर होती है, दैट इज इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, यूरोपोल, यूरोपियन पुलिस। उनको हम लेटर भेजते हैं कि हमारा एक संदिग्ध व्यक्ति है जिसके ऊपर हमें डाउट है, ये उसका आईपी एड्रेस है, जो जो ब्राउज़र होता है टोर ब्राउज़र होता है, तो उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगी होती है। जब भी आप टोर ब्राउज़र यूज़ करोगे, तो सपोज़ मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो मैं सीधा यूएसए में चला जाऊँगा, अरे मैं सीधा बाप रे। जर्मनी में चला जाऊँगा, और वो एक नहीं 7 लेयर नीचे चला जाऊँगा। अगर मैं जर्मनी में हूँ तो मेरे नीचे हांगकांग है, हांगकांग के नीचे फ्रांस है, और 7वीं लेयर पे मैं इंडिया में हूँ। तो इसमें ओह क्या होता है, गुडनेस भाई। तो ये चीज़ें हैं सामने, तो इससे क्या है कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें जो क्राइम होगा बड़े लेवल का होगा, कई करोड़ों का क्राइम होता है इसमें। तो जो हमने जिस व्यक्ति को पकड़ा वो बड़ा टैलेंटेड लड़का था। उसको, वो हैकिंग फील्ड में सीखने के लिए आया था, बट उसने ब्लैक हैट चॉइस कर लिया और वो 23 साल की एज में अरेस्ट हो गया। तो वो यही कर रहा था, वो ऐसे नेटवर्क बना रहा था कि किसी को ड्रग्स कैसे ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? मतलब यस। कि घर घर जाके देना? नहीं, जैसे और सपोज तरीका वही रहेगा, बट उसको एनोनिमस तरीके से पहुंचाना अलग अरे अलग बाप रे। नेटवर्क्स पे। तो वो एनोनिमिटी डार्क वेब पे ही होती है, और पेमेंट वो होती है क्रिप्टो करेंसी में।
मोनेरो, बिटकॉइन, इथीरियम, ताकि उसको ट्रेस आउट करने में भी टाइम लगे। सर एक चीज़ और बताओ, देखो मुझे यस, ना ये हर एक हिंदुस्तानी को होगा अपने बिल्कुल, देश से प्यार, और अब तो हम ऑफिशियली भारत बोल सकते हैं, बिल्कुल, है ना? राइट, तो ये एक इंडियन के लिए बहुत गर्व की बात है। यस, मुझे ये बताओ, आप एक इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट हो क्राइम, साइबर क्राइम के। यस, हमारा साइबर क्राइम किस तरीके से रूट करता है और किस तरीके से एक्टिविटी, जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, तो कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे कर रहा है? बिल्कुल। तो मैं इसमें 2 पर्सपेक्टिव बताऊँगा। फर्स्ट बताऊँगा मैं एक यूज़र के एंड से हुँ, और दूसरा एक इन्वेस्टिगेटर के एंड से। तो यूज़र तो क्या करता है, सपोज़ उसके साथ क्राइम हो जाता है, अगर उसको लगता है मेरे साथ 50,000 से ऊपर का क्राइम हो गया और उसको कोई पैसा उसके पास होता है, तो वो पहली बात तो छुपाता है। वो सोचता है मैं यार घर वालों को बताऊँगा मेरे को डाँटेंगे, कहेंगे तूने कहीं यूज़ पे भी नहीं लिया और उसका लॉस कर दिया। तो वो उसको तब तक छुपा के रखता है जब तक उसके मन से वो चीज़ नहीं आती। फिर वो उसको तब बताता है जब वो टाइम निकल चुका होता है। जैसे क्या होता है, आरबीआई की गाइडलाइन हुँ। है, अगर आपके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड हो जाता है तो आप 24 से 72 घंटे में रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आपका पैसा आपकी गलती की वजह से नहीं गया होगा तो हम आपको लौटा देंगे। और वो लौटाते कितने टाइम पीरियड में, ऐसा कुछ उसका स्पेसिफिक? टाइम होता है, अगर आप तुरंत रिपोर्ट कर देते हो तो वो डेफिनेटली क्या होता है कि वो उस चीज़ को स्टॉप कर देते हैं। उसको हम फ्रीज़ एंड पॉइंट बोलते हैं। आपका अकाउंट जो है, फ्रॉडस्टर के अकाउंट को फ्रीज़ कर देंगे वो। चाहे उसमें लाख रुपए पड़ा हो, बट आपका जैसे ही फ्रीज़ होगा तो आपका जो पैसा है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। बट वो उसको बताते 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। तो इसका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव निकाला है 1930। आप तुरंत कॉल कर दीजिए। डिपार्टमेंट है, हरियाणा का डिपार्टमेंट पंचकुला में बैठा हुआ है। वो आपकी कॉल को सीधा बैंक के साथ ट्रांसफ़र करते हैं और अगर आपका पैसा नहीं निकला, उस पर्टिकुलर आपने फ्रॉडस्टर को भेजा और उसने उसको विथड्रॉ नहीं किया, वहाँ से उसने एटीएम से नहीं निकाला, तो वो उसको वहीं फ्रीज़ आउट कर देंगे। बट हम उसको रिपोर्ट लेट करते हैं, या फिर हम cybercrime.gov.in पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्यों ना पुलिस स्टेशन में जाके बताएं ये बात। फिर हमें लगता है आज तो यार सैटरडे है, कल संडे हो गया, चलो मंडे को चला जाता हूँ, और वो टाइम पीरियड निकल निकल जाता है। जाता है। और जो स्कैमर होता है वो हमेशा फ्राइडे या सैटरडे को क्राइम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगले दिन बैंक बंद रहेगा और वो जब तक पहुंचेगा इतने में सफा कर दूंगा सब कुछ। तो ये चीज़ होती है। दूसरा, इन्वेस्टिगेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुँ, करता हुँ। हूँ। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास क्राइम आया, 2 टाइप से आता है क्राइम। या तो आप फिजिकली रिटर्न परमिशन लिखते हो कि आप यहाँ पे, ये आपका क्राइम हुआ और ऐसे-ऐसे उसने फ़ोन किया, पूरा मोडस ऑपरेंडी बताते हो और मेरा इतने का फ्रॉड हुआ, ये इसके एविडेंस है। और दूसरा तरीका है, दैट इज़ एनसीआरपी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। हुँ, आप ऑनलाइन जाके रिपोर्ट करते हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ हमारे पास फ़ोन नंबर आया, हमारे पास उसका व्हाट्सएप नंबर आया, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप को नोटिस देंगे। वो एक लीगल मेथड होता है, उसको हम 91 सीआरपीसी बोलते हैं। ओके। दैट इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो 91 सीआरपीसी भेज के हम व्हाट्सएप से डेटा मंगा लेंगे कि वो कौन है, क्या ईमेल आईडी यूज कर रहा है और उसके आईपी लॉग्स क्या हैं। अब जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एक बहुत अच्छा एसेट है, हम किसी के आईपी से ये पता लगा सकते हो वो बंदा राइट नाउ है कहाँ पे। अगर वो एग्जैक्ट आईपी मिल जाता है हमें, तो व्हाट्सएप हमें दे देगा ये यहाँ पे बैठा है। सपोज वो क्राइम कर रहा है दिल्ली में बैठ के, बट वो अपने आप को इम्पर्सोनेट कर रहा है मैं तो वेस्ट बंगाल में हूँ। अब वो कैसे करेगा, वो जो सिम इस्तेमाल करेगा वो वेस्ट बंगाल की इस्तेमाल करेगा। तो जो हम हुँ। एसडीआर, सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड्स निकालेंगे, वो वेस्ट बंगाल का आएगा। लाइव लोकेशन निकालेंगे, वो कहीं और की आ रही है और आईपी कहीं और का आ रहा है। तो वैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट चैनल बना देते हैं। ओके। जैसे सपोज मैं व्हाट्सएप यूज़ करूँगा, मेरा एक दूसरा भाई व्हाट्सएप यूज़ करेगा, वो वेस्ट बंगाल से यूज़ करेगा। तो एक बार वेस्ट बंगाल, एक बार दिल्ली, एक बार गुड़गाँव, ऐसे दिखेगा। तो इससे क्या होता है कि हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। बट क्या होता है, जो बैंक में पैसा होता है वो फ्रीज़ हो जाता है और कुछ टाइम के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में वो चीज़ जाती है और वहाँ पे जाके उस पैसे को उस पर्टिकुलर विक्टिम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके। अभी एक ना केस स्टडी यस, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, न्यूज़पेपर में आई थी। आई थिंक गुड़गांव का था, जन आई थिंक रोहिणी, दिल्ली का था, ओके, वो तो एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। एक ना कॉल सेंटर वाला भी फ्रॉड है यस, कि अब ये किसने किया था, ये यूएस ने रिपोर्ट किया था यहाँ पे केस, यस, यस। और उसमें गुड़गांव दिल्ली एनसीआर से बहुत बंदे उठाए थे। हुँ, वो क्या था, ये कॉल सेंटर वाला क्या वो मैं चक्कर है, बता देता हूँ और इस आपको। पे साइबर कितना एक्टिव है? बताता हूँ इस चीज़ का। इसमें पर्टिकुलर रेड्स कंडक्ट होती हैं। हम्म। तो ज़्यादातर क्या होता है, 2 टाइप के कॉल सेंटर होते हैं।
इसको बीपीओस भी बोलते हैं। हाँ, बीपीओस। हाँ, तो इसमें जो आपके नॉर्मल कॉल सेंटर बोलते हैं उसको हम नेशनल कॉल सेंटर बोलते हैं, और जो इंटरनेशनल उनको इंटरनेशनल बोलते हैं। बट इसमें एक 2 नंबर के कॉल सेंटर होते हैं। जो नॉर्मली जो आप कॉल सेंटर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, उसका काम है प्रोडक्ट को मार्केट करना, ठीक है? तो वो कॉल करेंगे, सर हमारा ये प्रोडक्ट है, प्लीज़ आप परचेज़ कर लीजिए, या हमारा ये बेनिफिट है इसमें, तो दैट इज़ नॉर्मल, वो एक लीगल है। बट वो क्या करते हैं, उनके पास इसका तरीका बताता हूँ, मोडस ऑपरेंडी। जैसे सपोज वो किसी को टारगेट कैसे करते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ईमेल बॉम्बिंग करते हैं। मल्टीपल ईमेल, जैसे लाख ईमेल है, उन पे ईमेल बॉम्बिंग कर देंगे कि आज यहाँ पे ये बंदा आने वाला है, तो सबको वो ईमेल दिखेगी। तो वो ईमेल बॉम्बिंग ऐसा करेंगे कि आपने 5 लाख का कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो देखने वाला बंदा कहेगा यार मैंने तो परचेज किया नहीं। तो वहाँ लिखा आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट दिस अमाउंट, और 5 लाख आपके डिडक्ट हो जाएंगे विद इन 2 डेज में। अगर आपने ये नहीं किया तो ये आपके नंबर है, इस पे कॉल कीजिए 1800 समथिंग लाइक दैट। वो क्या करेगा, तुरंत कॉल करेगा, जैसे उसको देखेगा 5 लाख को, वो कॉल जाएगा सीधा, उनका एक वीओआईपी चैनल होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उस पे आप कॉल करोगे तो उनके कॉल सेंटर में कॉल जाएगी सीधी। वहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हैं, कॉल सेंटर पे कॉल आएगी, हाय आई एम डैनियल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूएसए, सो आई गोट दिस पर्टिकुलर थिंग, आर यू कॉलिंग फ्रॉम अमेजोन डिपार्टमेंट। तो उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उनकी स्लैंग होती है जिसको यूज़ करते हैं, हाई एजुकेटेड होते हैं वो लोग, और वो डायरेक्ट उस फ्लो में बात करेंगे कि सच में यूएस का बंदा बैठा हुआ है। ओके। हाँ, तो वो उसको बताएंगे, यस सर वी आर कॉलिंग फ्रॉम अमेजोन फ्रॉड डिटेक्शन डिपार्टमेंट। सो वो जैसे कॉन्टेक्ट आएगा तो वो उसकी ईमेल आईडी लेंगे उससे, amazon.com पे जाएंगे, ईमेल आईडी पुट करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, और जैसे फॉरगेट पासवर्ड आएगा, ओके सर राइट नाउ यू गॉट सम सिक्योरिटी कोड ऑफ 6 डिजिट, कैन यू कंफर्म दैट। वो होता है ओटीपी, अरे बाप वन रे। टाइम पासवर्ड, ठीक है? वो जैसे ओटीपी फिल करेगा, वो अमेजोन का पोर्टल लॉगिन। अब जैसे अमेजोन पे आप जाते हो तो वहां पे आपके जितने कार्ड कनेक्ट होते हैं वो आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से कार्ड है, किस किस से आपने किया। अब वो आपको ये कंफर्म करेगा कि सच में मैं अमेजोन हूँ, उसको बिलीव कराएगा। तो वो उसको बताएगा, सर रिसेंटली यू परचेज दिस थिंग, तो कि उसकी हिस्ट्री में आ जाएगा, तो बोले यस आई परचेज, तो उसको बिलीव हो गया यार ये तो जेन्युइन बंदा है। राइट। उसके बाद वो करेगा, कार्ड दिखाएगा, सर देयर आर 2 कार्ड्स दैट आर हैक्ड बाय हैकर्स, और इनको हम आईपी ब्लॉक लिस्ट करेंगे, इनको ब्लैक लिस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें आपको गिफ्ट कार्ड चाहिए आपसे एक, गिफ्ट कार्ड। यस ये क्या गिफ्ट होता है? कार्ड। गिफ्ट कार्ड क्या होता है, इसमें एक अमाउंट होता है, जैसे $100 $200, जैसे गूगल पे का गिफ्ट कार्ड होता है, ओके। अमेजोन का गिफ्ट कार्ड होता है। गिफ्ट कार्ड मतलब मैं किसी को उस कार्ड को दे दूंगा तो उससे वो पैसा ले सकता है। अच्छा। जैसे आपने ओके। सुना होगा गूगल पे का गिफ्ट कार्ड होता है, अमेज़न का तो हाँ मैंने देखा है। आपने हाँ। देखा है। हाँ। इसके अलावा गूगल पे 100 डोमिनेशन है, तो उसका यूज करके हम गूगल के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, ओके। जैसे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। एक्सबॉक्स का गिफ्ट कार्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो वो कहेंगे कि इस आईपी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए आपको अमेजोन गिफ्ट कार्ड चाहिएगा, और वो ऐसा गिफ्ट कार्ड बताएंगे जो सच में लाई नहीं करता। तो वो कहेगा वो उसको क्या करेगा, उसका वहां पे पिन कोड आएगा, तो उसको पिन कोड को उठा के सर्च करेगा नियर स्टोर्स, तो वो उसका जैसे पिन कोड आएगा तो वो बता देगा आपके नियर बाई कौन कौन सा स्टोर है। तो वो जैसे ही उसको बोलते कह रहे आपको कॉल कट नहीं करना, आपको उस स्टोर पे जाना है, जैसे वॉलमार्ट है उनके वहाँ पे, तो वॉलमार्ट पे वहाँ पे जाएंगे, वो कॉल कट मत करना, उनको ये मत बताना कि आप किसी से बात कर रहे हो। और वो गिफ्ट कार्ड उस पर चार्ज होगा, वो कहेगा $200 है, $100 है, $500 है। तो ओके, अब आपको ऐसे 2 गिफ्ट कार्ड लेने $500 के, क्योंकि हैकर ने उसको हैक कर रखा है। तो और वो क्या करेंगे आपको, अब वो कहेगा मैं गिफ्ट कार्ड आपको दूंगा, ₹500 परचेज करूंगा, $500, तो वो कैसे मेरे को वापस रिटर्न होगा। तो दे आर यूजिंग सम फेक एप्लीकेशन जो आपको इंटरनेशनल SMS भेज सकती है और कॉल कर सकती है। तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा कि यू गोट $500 फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, एंड अब उसको बता देंगे कि आपका जो बैंक है वो तो हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया, ठीक है, वो 2 दिन बाद ओपन होगा, तो आप देखिए आपके पास मैसेज आया होगा, $500 आपके अकाउंट में आ गए। तो वो मैसेज चेक करेगा, उसके पास तो मैसेज आ गया। बट रियल में क्या होगा, रियल में वो उसको एक ऐसे इंटरप्रेट करता है कि उसको आ गया। वो कहेगा कैसे चेक करूँ, क्योंकि सर आपका बैंक तो बंद है, तो 2 दिन बाद आपका पैसा आ जाएगा।
तो आप 2 आपने गिफ्ट कार्ड लिए, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस दोबारा हैक ना हो तो आप 2 और परचेज कर लीजिए। अब $500 यानी $1 ₹80, 500 को उससे मल्टीप्लाई कर लो, इतना उसने 1 गिफ्ट कार्ड से लिया और 2 गिफ्ट कार्ड से उसने उसका डबल लिया और 4 से उसका और डबल। अब वो उससे वो स्क्रैच कराएगा और उससे वो कोड पूछ लेगा। अरे भाई साहब! और वो स्क्रैच करने के बाद उनकी टीम बैठी होती है, जब वो उसको पूरा रिडीम कर लेंगे, तब वो एश्योर हो जाएगा हाँ, वो उस गिफ्ट कार्ड का यूज़ हो गया और उसके बाद जो नंबर होता है 1800 समथिंग, उस पे दोबारा कॉल बैक नहीं कर सकते आप। तो इसको ये जो कॉल सेंटर चलते हैं, ये गिफ्ट कार्ड स्कैम्स होते हैं। एक एसएसएन नंबर होता है, सिक्योरिटी नंबर, उसमें तो लोग बर्बाद तक हो जाते हैं। तो ये लोग टारगेट कैसे करते हैं मैंने बताया, ईमेल बॉम्बिंग, मल्टीपल ईमेल्स उठाते, डेटाबेस उठाते कहीं से, जो लोग हिट हो गया, जिसने टारगेट कर दिया वो फ़ोन कर देगा खुद उसको। मान ले फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 1 बजे कॉल सेंटर चालू हो गया, ठीक है? जैसे ही बॉम्बिंग करेंगे तुरंत धड़ाधड़ कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जिसका गिफ्ट कार्ड मिल गया समझ लो बंदा कमा गया पैसे। रात को बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं लोग। उसके बाद सैटरडे संडे एन्जॉय करते हैं। तो जो आपने बताया उसमें 89 लोगों को अरेस्ट किया गया था हुँ। और उसमें कई करोड़ों का फ्रॉड था। जो उसका मास्टरमाइंड था वो दुबई बैठा हुआ है। ओके। तो ये एजेंट्स होते हैं जो आप बोल रहे हो और ये लोग ऐसे अरेस्ट होते हैं। अब टीम कैसे इनको पकड़ती है उसका भी एक हाँ, मैं प्रोसीजर बता मतलब देता हूँ। एज़ ए यस। क्राइम तो इन्वेस्टिगेटर आप एज किस ए तरीके से साइबर करते हैं? रेड जब कंडक्ट होती है तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहा है, तो इनकी एक फोरेंसिक वैन होती है जो वहां पे से निकलती है। तो वो ये डिटेक्ट कर लेती है एक वाईफाई से 50 लोग कैसे कनेक्ट हैं या एक वाईफाई पे इतना ज्यादा ट्रैफिक कैसे है। फॉर एग्जांपल 12-1 बजे तो यार ऑलमोस्ट सब चीजें बंद हो चुकी। फिर वो क्या करते हैं, वो उसको रेक्टिफाई करते हैं, वो चेक करते हैं, वो कॉल सेंटर जो चल रहा होता है वहां पे एक लोहे का गेट होता है और वो भी लॉक होता है। तो वो चेक ओके। करते यार ये क्या चक्कर, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक और बंद क्यों कर रखा है कॉल सेंटर। तो वो जो टीम होती है वो कटर्स लेके जाते हैं, उसको काटते हैं वहाँ से और फिर रेड कंडक्ट करते हैं। पहले इसकी रेकी होती है, उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। ओके। पहले आस-पास पता लगाते हैं रात को क्या करने जाते हैं बाहर और ये बंद क्यों रखते हैं। फिर वो वहाँ के हाई अथॉरिटी डीएसपी, एसीपी वहाँ तक बात जाती है और तब वो रेड कंडक्ट्स होती हैं। तो ये गुड़गाँव और दिल्ली एनसीआर में बहुत चल रहा है। क्योंकि होता क्या है कि लोग टारगेट कैसे होते हैं, जैसे सपोज़ मैं किसी कॉल सेंटर में गया, सर मेरे को जॉब की तलाश है, हुँ। ठीक है, क्या करते हो? सर मैं कॉलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। वो और जगह पे आपको मिलते हैं 15 से 20,000, यहाँ हम आपको देंगे 20 से 40,000। सर क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, बस इनको कन्विंस करना है, इनसे डेटा लेना है और आपको अपना डेटा मैनेज करना है और लास्ट में एक जो वो आएगा स्क्रैच करने का कार्ड वो हमें देना है। तो बस इतना उनके लिए लगता है, बट रियल में क्या गेम खेल लिया उसने, ये। तो जो भोले-भाले लोग होते हैं शिकार हो जाते हैं इसका और जो समझदार होते हैं वो बच जाते हैं इससे। अभी तक की जर्नी में सबसे मोस्ट चैलेंजिंग केस कौन-सा लगा आपको? अच्छा, मैं अभी बताना चाहूँगा जहाँ पे अभी रिसेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारे पास 1 सीआर का केस था। तो मतलब बहुत लोगों का पैसा चला गया, 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड। बट हमारे पास जो केस था दैट इज़ 65 लाख रुपीज़ इंस्टाग्राम लाइक्स का। इंस्टाग्राम लाइक्स? यस, यूट्यूब लाइक्स। आपने सुना होगा, जैसे सपोज़ आपके पास मैसेज आता है, सर आप अभी राइट नाउ फ्री हैं, तो हम आपके पास एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मेरे पास में आई थी, मैंने मना कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया किया अरे आपने। सच में आई थी भाई! बहुत बढ़िया किया। वो आपको बोलते हैं और कि मैंने 1 तो लाइक का ब्लॉक भी कर ₹150 दिया। मिलेगा, ₹200 हाँ, मिलेगा। करेक्ट। यस। तो बच गया मैं यार। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो आपको ऐसे कन्विंस करेंगे, वो उनका मेन मोटिव होता है कि आप ये काम करते हो या नहीं। फिर वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पे ले जाएँगे जिस पे आपसे कमीशन बेस्ड क्राइम कराएँगे। लाइक आप ₹100 दोगे तो आपको 200 मिलेंगे, 200 दोगे तो 400 मिलेंगे, 1000 दोगे तो 2000 मिलेंगे। वो आपको इस कमीशन बेस्ड क्राइम में इतना इन्वॉल्व कर लेंगे कि आप 50,000 दोगे तो आपको 1 लाख मिलेंगे। 50,000 आपको नहीं मिले, उसके बाद बोलेंगे सर आपका ये टैक्स लग गया, आपका वो टैक्स लग गया, अभी आपको टाइम लगेगा, आप और बड़ा अमाउंट अचीव कीजिए ना, 1 लाख दीजिए, सीधा 10 लाख लीजिए। ये सर अब मैं बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो डेटा है जैसे एयरटेल, वोडाफ़ोन, आइडिया, ये क्या होता है, ये लीक हो जाता है। तो हमारे फ़ोन नंबर्स सेल हो जाते हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। और अगर ये स्कैमर के हाथ में चला गया तो सबको टारगेट करते हैं। तो आपके साथ आपके दोस्तों के पास भी मैसेज आया होगा। आपको एक कॉमन मैसेज आया होगा कि आप महीने के 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हो, इस लिंक पे क्लिक करो। मेरे पास एग्ज़ैक्टली मैं बताता हूँ क्या आया हुँ। था। मेरे पास एक मैसेज आया, ठीक है? एक नंबर भी इधर का नहीं था। इंटरनेशनल नंबर हाँ, होगा नम +2 हाँ, +4 हाँ, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही कुछ यस। था। एंड उस पे लिखा हुआ कि आपको इतने लाइक्स का इतने इतने मिलेंगे। मैंने बोला, मैं कहा मेरे को ये सब नहीं करना।
वो कन्विंस करे जाए मेरे को यस उधर से, यस यस उसके बिल्कुल। बाद मैंने उठा के ब्लॉक मार दिया। बहुत बढ़िया किया आपने। ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी मेजर होता है कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो रिपोर्ट एंड ब्लॉक कीजिए, सबसे बेस्ट। ओके। और दूसरी चीज़, एक रिव्यू का चल रहा है, गूगल रिव्यू। आपसे बोलेंगे इसका रिव्यू करो, आपको इतना रुपए मिलेगा। सेम केस है, मोडस ऑपरेंडी सेम है, बाप बस रे! तरीका यही रहेगा। तो हमने ऐसे लोगों हाँ, वो को पकड़ा चैलेंजिंग था। वाले केस वाला हम डिस्कस यस कर रहे थे। यस हाँ। यस। तो उसमें हमने कई मोर देन 10 प्लस लोगों को अरेस्ट किया, बट वो बेनिफिशरीज थे। बेनिफिशरीज मतलब सपोज मैं आपका एक अकाउंट ओपन कर देता हूँ और उसमें मैं सपोज फॉर एग्जांपल एक दिन के 50 लाख ट्रांजैक्शन कर देता हूँ, हुँ, बट आपको हमने अरेस्ट किया तो आपने बताया ये अकाउंट तो मैंने ऐसे ही ओपन किया था हुँ, और मैं तो इसका सिर्फ इतना परसेंट लेता हूँ, असली जो मालिक है वो पैसा कहीं और जा रहा है। तो चैलेंजिंग इसमें ये था कि जो मेन बंदा है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री हांगकांग में बैठे हैं वो लोग, वो चाइनीज़ के साथ उनका कोलैबोरेशन है और वो क्या करते हैं, जो पैसा आता है उसको बेटिंग में लगाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अलग-अलग एक्सचेंज हैं, उन एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं। अब क्या होता है उन एक्सचेंज में पैसा किसके पास चला गया हमें पता नहीं और उसमें लगा के वो कौन जीत गया, कौन हार गया। तो ये क्या है, जैसे बेटिंग्स हो गई या अलग-अलग ऐसे बुकीज़ हो गई, उनमें पैसा लगा देते हैं। तो हमने उनके जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया, बट जो मेन बंदे हैं वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि उन्होंने पूरी चेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक पैसा 50 जगह ट्रांसफ़र हो गया, यानी आईसीआईसीआई बैंक से हो गया एसबीआई में, एसबीआई से फेडरल में, फेडरल से वो फिर कोई यूको बैंक में गया, ऐसे जाके वो कहीं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल एटीएम से विथड्रॉ हो गया। अब इसमें तो यार देखो सिंपल सी बात है, हाँ। पुलिस वाले भी तो हैं तो इंसान ही, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। वो तो भी ये कहाँ तक। कॉम्प्लेक्स हाँ, टेक्नोलॉजी है, एक वीओआईपी टेक्नोलॉजी है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, किसी का नंबर मिल जाता है तो साइबर सेल्स या पुलिस स्टेशंस क्या करते हैं, उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल लेते हैं कि सुबह से शाम तक इसने किससे बात की और वो कहाँ का रहने वाला है, उसका एसडीआर निकाल लेते हैं। बट जो वीओआईपी होता है ना, उसमें वो इंटरनेशनल नंबर होता है, जैसे आपने बताया +4 +1, और ये फेक नंबर होता है, कोई भी जनरेट कर सकता है। रियल में बात ये है कि फेक जनरेट करके हमें लगता है कि सच में विदेश से हमारे पास मैसेज आया है या कॉल आया है। हुँ, तो इनको ट्रैक आउट करने के लिए हमें वोइप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अगर सिम होगी तो उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, जीएसएम टेक्नोलॉजीज होती हैं और जो नेटवर्क ऑपरेटर बता देगा हमें किसकी है। बट वो तो सिम ही नहीं है ना, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो तो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है। तो उसको ट्रैक आउट करना और उसको फाइंड आउट करना कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो जो क्रिमिनल्स है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सर सही में आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है ना। ये जो चाइना वाला आपने बताया था यस। फंडिंग का, सेम ऐसी सिचुएशन 2006 में डार्क वेब आया था। हुँ, हुँ। और डार्क वेब को तो सबको पता है कौन फंडिंग कर रहा बिल्कुल। है, यूएस गवर्नमेंट कर रही है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, इसमें साइबर टेररिज्म में फंडिंग होती है, जिसको हम हवाला का बट पैसा बोलते हैं। इसमें तो मेजर तो ये सोर्स यूएस गवर्नमेंट की है यस, ना। तो ये बिल्कुल, मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ और अपने जो भाई बंधु जो देख रहे हैं उनको भी बिल्कुल। ये बताना, मतलब ऐसा क्यों आप ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हो कि कल को वो आपने सहूलियत के लिए करा, लेकिन आज की डेट में वो टेररिस्ट चलिए, चला रहे बहुत हो उसको। अच्छा आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देता हूँ मैं। एक्चुअली जो डार्क वेब है ना, वो एक एन्क्रिप्टेड नेटवर्क था। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टोर ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है, द ओनियन राउटर ब्राउज़र, और वो सच में एक्जिस्ट करता है। दैट इज़ द यूएस आर्मी का है वो प्रोजेक्ट। जैसे आपने सुना होगा आर्पानेट, डार्पानेट, तो डिफेंस के लिए बनाया गया था इसको, हुँ, ताकि इस नेटवर्क को कोई क्रॉस ना कर पाए। तो इंडियन जो यूएस आर्मी हो गया, यूएस नेवी हो गया, उन्होंने अपने डेटाबेस को बनाया वहाँ पे। डार्क वेब पे फेसबुक भी है, डार्क वेब पे एफबीआई भी है, सीआई भी है, ठीक है? तो वो क्या है, उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया था यहाँ तक कोई पहुँच ना पाए। बट जो एनोनिमस जो नेटवर्क है, ग्रुप है जो हैकर्स का, उन्होंने इसका पता लगा लिया कि अच्छा ऐसे भी चल रहे हैं लोग, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट कर दिया बड़े लेवल पे कि डार्क वेब ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे ये लोग ये चीज़ भी करते हैं। तो लोग उससे फ़ैमिलियर हो गए और लोग उसको जानने की इच्छा रखने लग गए और लोग सर्च करने लग गए और लोगों ने वहाँ पे अपने अड्डे बना लिए। तो कहने का मतलब है, अगर डार्क वेब पे जितने लोग भी हैं, अगर पुलिस ने सोचा कि इनको पकड़ना है, तो इंटरपोल और यूरोपोल की मदद से एक-एक जो अड्डे हैं उनके, उनका पता लगाया जा सकता है। जैसे सिल्क रोड है एक, जहाँ पे ड्रग सेल होते हैं। तो ड्रग्स वहाँ के जो नॉर्मल जो सरफेस वेब की वेबसाइट है, उस पे आप देख के बता सकते हो इस वेबसाइट का मेन मोटिव क्या है। बट डार्क वेब की साइट पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड पुट करना पड़ेगा, तब वो लॉगिन होगी।
तो उसमें इंक्रिप्शन लगा रखा है और वो हम्म। आपको जैसे ऐसे दिखाएगा जैसे कि एप्पल के फ़ोन यहाँ पे सेल होते हैं, बट उस पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे गांजा, स्मैक ये दिखाया जाएगा। मतलब आपको इम्पर्सोनेट किया जाता है, बट जो डीलर होता है वो समझ जाएगा कि किसकी वेबसाइट है। सच में मेरे को आज तक इतना हुँ, टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं पता था। ओके, और मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज़ आज का जो यूथ है बिल्कुल, कि वो लालच के चक्कर में ना वो गलत रास्तों पे आ जाता है। बिल्कुल, कल को उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होना, जो भी आपने डिस्कस किया है, बिल्कुल, ठीक राइट, है? तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहता हूँ कि आप यूथ को एक एडवाइस दो, ठीक है? राइट, एक कि कल अगर करियर में एक सही डिसीजन लेना है तो किस वे में ले सकते हैं? येस, दूसरा, अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आने का, तो करियर ऑप्शन के लिए कैसा है? वेरी नाइस, ग्रेट। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जब मैं इस फील्ड में आया था तो हमने अपने 2 वेंचर स्टार्ट किए थे। फर्स्ट वन इज़ मिशन आईटी एजुकेशन, जिसको हमने 2018 में रजिस्टर्ड किया था, और दूसरा हमारा साइबर रक्षक, जिसको हमने 2020 में किया था। अब हमने देखा कि मिशन आईटी एजुकेशन एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, देखो साइबर सिक्योरिटी के नाम से बहुत बड़े बिज़नेस हो रहे हैं। हुँ, लोग एजुकेशन के नाम पे फ़र्म खोल के बैठे हैं, बट सच में देखा जाए तो ऐसी चीज़ नहीं सिखाते। स्टूडेंट से लाखों रुपए ले लेते हैं और वो हैकिंग के नाम पे उनको कुछ नहीं सिखाते। हुँ, उनको इवन सिक्योर करना भी नहीं हुँ, सिखाते। सिर्फ़ अवेयरनेस करके छोड़ देते हैं। बट वो अगर जॉब करने जाएगा तो वो क्या दिखाएगा उनको? जो वहाँ पे इंटरव्यूअर्स हैं, जो उनको टेक्निकल असिस्ट करते हैं, जो उनको टेस्ट करते हैं, उनको क्या चीज़ शो करेगा? जब तक वो एमएनसी को अपनी ग्रोथ नहीं दिखाएगा, जब तक वो दिखाएगा नहीं कि मैं आपकी एमएनसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, मैं इतनी चीज़ों को सिक्योर कर सकता हूँ, वो उनको हायर क्यों करेगी? तो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिव है कि आप ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत रिसोर्सेस हैं। दूसरा, हमने मिशन आईटी एजुकेशन का मेन मोटिव था कि आईटी एजुकेट करें स्टूडेंट को, मिशन ऐसा बनाएं कि हम स्टूडेंट को आईटी एजुकेट करें। और आईटी के अंदर क्या है कि आईटी के अंदर आपका वेब डेवलपमेंट भी है, एपीआई डेवलपमेंट भी है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी है। इसके अलावा इन सब की डेवलपमेंट के ऊपर एक सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए, दैट इज़ साइबर बिल्कुल। सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ओशियन है। उसके अंदर आपका एथिकल हैकिंग आता है, उसके अंदर आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है, उसके अंदर आपका वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग आता है, आईओएस टेस्टिंग आता है, इंसिडेंट हैंडलिंग आता है, और ऑपरेशनल सिक्योरिटी जैसे हम सीबीआई, आईबी, रो, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी, नेशनल सिक्योरिटी, उन सबको सिक्योर करते हैं। तो एज ए एक्सपीरियंस वे में आपको बताता हूं मैं, कोई भी एज ए इन्वेस्टिगेटर तो इस फील्ड में डायरेक्टली नहीं आ सकता। पहले उसको साइबर सिक्योरिटी में आना पड़ेगा, उसको जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है उनको सीखना पड़ेगा। अब हम साइबर रक्षक के थ्रू स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट करते हैं। हमने अभी रिसेंटली 100 इंटर्न्स, अभी रिसेंटली इंटर्नशिप दी थी 100 इंटर्न्स को। हमारे पास 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई। 100 इंटर्न्स को हमने सर्टिफिकेशन दिया, उनको सिखाया कैसे आप अपने आप को सिक्योर करोगे, प्लस आप अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, असिस्ट कर सकते हो। जिसमें से 10 हमारे ऐसे इंटर्न हैं जो अभी अलग अलग नेशनल सिक्योरिटी, मुंबई पुलिस, हरियाणा पुलिस, तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस को असिस्ट कर रहे हैं। और उनके साथ उनको उस चीज़ का अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, और उस चीज़ को वो उनको रिवॉर्ड और उनको पैसा भी मिल रहा है इस चीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे डिजिटल वॉरियर्स आएं। बिल्कुल, बनता यस, बनता भी है। बिल्कुल। तो एज़ ए साइबर वॉरियर आएँ, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, ऐसे हमारी साइबर आर्मी भी रेडी हो इस चीज़ के लिए। हुँ, हम भी एप्रिशिएट करते हैं, हम भी इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो साइबर रक्षक है, उनमें हमने उन ऑफ़िसर्स को भी ट्रेन किया है, जिनको सच में इस चीज़ की नीड है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिहार से हो गया, वेस्ट बंगाल से हो गया, हरियाणा से हो गया, कि वो एज़ ए ऑफ़िसर हैं बड़े लेवल पे, बट वो ड्यू टू सम काइंड ऑफ रीज़न्स वो साइबर की चीज़ें सीख नहीं पाए, कि वो एजुकेशन उनको इस लेवल का नहीं मिल पाया, या उनके सर्कमस्टांसेस थे। तो उनको हम ऐसे ट्रेन करते कि सर इस चीज़ को आप ऐसे करोगे तो क्राइम जो है इसको पकड़ने में आपको 2 दिन लगेंगे, वैसे आपको 2 महीने लग रहे हैं। तो हम हुँ। ऐसे भी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारे साइबर रक्षक है, मिशन आईटी एजुकेशन है, आप डायरेक्ट जॉइन कर सकते हो। उसको जॉइन करने का कोई चार्ज नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये ऑप्शंस देते हैं। आपको सीखना है एज़ ए ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से, 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है, 4 महीने की ट्रेनिंग कर रही हैं,
तो आप अफोर्डेबल फीस में उस चीज़ को भी सीख सकते हो। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यस, बिल्कुल, क्योंकि इसके बिहाफ़ पे मेरे को रिसेंटली जो अपनी हरियाणा गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन मिला था, कल्चर सोसाइटी से मिला था, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है अपनी, तो उसमें हमारे हरियाणा के कुछ भाई हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, ओके। जाट कम्युनिटी से, उन्होंने मेरे को पर्सनली एप्रिशिएट किया था, बुलाया भी था, बट मैं जा नहीं पाया। इसके अलावा आप देखोगे तो मेरे को नेशनल साइबर चैंपियन अवार्ड मिला था हैदराबाद अरे पुलिस की तरफ से। सर! आपको आपके लिए तो सैल्यूट बनता है। जय थैंक यू हिंद, वेरी जय मच भारत! सर। हाँ। यस सर। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ, आप एज़ ए गवर्नमेंट के साथ वर्क करते हो, तो आपको हायर किया जाता है। एज़ ए पुलिस ऑफिसर आप डायरेक्ट जा सकते हो। दूसरा आप एज़ ए सेमी गवर्नमेंट भी वर्क कर सकते हो। सेमी में फ़ायदा क्या है कि मैं अपना इनिशिएटिव भी चला रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट को भी असिस्ट कर रहा हूँ। कल मेरे पास कोई क्राइम आता है, तो मैं उसको वो चीज़ बताता हूँ, सर कैसे इससे मिटिगेट करना है, कैसे इससे बचना है। क्योंकि हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं हुँ। और जो पुलिस एजेंसीज़ हैं, वो उनके पास केस आते हैं, तो उनको एक्सपर्ट्स की नीड होती है। तो एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो एमएचए का पार्ट है, कैबिनेट सिक्योरिटी का पार्ट है, वो ऐसी हायरिंग निकालती है और उनका पे आउट 1 लाख रुपए 1 महीने का होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट आएँ और पार्टिसिपेट करें ना इन चीज़ों में। दिल्ली पुलिस इंटर्नशिप निकालती है, गुरुग्राम पुलिस इंटर्नशिप निकालती है, मुंबई पुलिस निकालती है, आपकी हैदराबाद पुलिस निकालती है। सीखो ना वो चीज़। तुम और चीज़ों में जाने से अच्छा नेशनल सिक्योरिटी को नेशनल स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी करो में ना, तो क्या तो वो बात है बहुत सर! बड़ी चीज़ है। इसलिए हमारा इनिशिएटिव इन चीज़ों में वर्क करता है। वेरी ग्रेटफुल टू हैविंग यू ऑन माय चैनल सर एंड सीरियसली मतलब जो लोग पॉडकास्ट देखते यहाँ तक आ चुके होंगे, कहीं न कहीं जोश भर गया होगा सबके अंदर, राइट, राइट, राइट। है ना? यस। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली बिल्कुल है सर। ना? तो मैं बस और एक पार्ट कहना हाँ, प्लीज़, चाहूँगा, प्लीज़, प्लीज़। बी साइबर सिक्योर, बी साइबर रक्षक, खुद को साइबर रक्षक बनाना है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो क्राइम होता था वो फिज़िकल क्राइम होता था। पहले लोग ताला तोड़ते थे, अब डिजिटल ताला तोड़ते हैं और पहले हुँ, ताला तोड़ते तो ज़रूरी नहीं घर में इतना पैसा रखा हो, वो तो बैंक में होता था। करेक्ट। बट अब तो आपके यूपीआई और आपके बैंक जो कनेक्ट हैं, उसमें डेफ़िनेटली पैसा मिलेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप समझने से पहले उसका पर्सपेक्टिव जानिए। लालच और लापरवाही करोगे तो डेफिनेटली साइबर क्राइम का शिकार आप हो सकते हो। तो बी साइबर सिक्योर, बी साइबर रक्षक। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।